Hello students, welcome to the second trimester of PGDM course. I am Nidhi Sahu. I am taking your business law subject in this second trimester. Earlier in first trimester I was taking your economics subject. ओके तो आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिक लॉ टर्म्स. बिजनेस लॉ पढ़ाऊँगी मैं आपको, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक लॉ टर्म्स. ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक जान लेते हैं कि लॉ होता क्या चीज़ है. हिंदी में इसे कानून कहते हैं. आप सभी कानून को बहुत अच्छे से जानते और समझते होंगे. कानून के बारे में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन इसे जनरल वो में क्या कहा जाता है वो हम आज पढ़ेंगे. Law is a set of rules that are created and are enforceable by social or governmental institutions to regulate behavior. With its precise definition, a matter of long-standing debate, it has been variously described as a science and as the art of justice. कानून क्या होता है? कानून नियमों का एक समूह है, ठीक है, जो कि आपके व्यवहार को सही ढंग से रखें, इसके लिए बनाया जाता है. और कौन बनाता है? या तो सामाजिक संस्था बनाती है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब कि सरकारी संस्था बनाती है. ठीक है, और अगर इसके सटीक परिभाषा को देखा जाए तो इस पे लंबा बहस किया जा सकता है. ये ऐसा विषय है, ठीक है. और इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ जस्टिस. ये विज्ञान और न्याय की कला के रूप में वर्णित किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिजनेस लॉ. अब बिजनेस लॉ क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ये एक लॉ का ही ब्रांच है जिसके तहत क्या आता है? ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. हिंदी में बोले तो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य इसके अंदर में आता है. ठीक है, बिजनेस लॉ में और क्या क्या आती है? लॉ गवर्निंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और फिर क्या आता है? सेल्स आता है, एजेंसी आती है, एम्प्लॉयमेंट लॉ आती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है, प्रॉपर्टी आती है और बेलमेंट मतलब जमानत है ना. बेलमेंट मतलब जमानत. और इसे और क्या कहा जाता है? कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है, मतलब वाणिज्यिक या व्यापारिक कानून के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट. अब हम लोग सब सारे जितने भी लॉज के एक एक वर्ड है उसको हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, तो एक एक करके हम इसको डील करते हैं. ठीक है, एग्रीमेंट को हिंदी में समझौता कहा जाता है. अब एग्रीमेंट होता क्या है? एन एग्रीमेंट रिफर्स टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि यहाँ पे आ रहा है आपसी समझ. जब एक से अधिक पार्टी के बीच में वार्तालाप हो करके जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों के बीच में जो लीगल ऑब्लिगेशंस होती है उसे एग्रीमेंट कहा जाता है. ठीक है, एन एग्रीमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स एन ऑफर मेड by one party and the acceptance of that offer by the other party resulting in the meeting of the mind. इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जो रहता है वो ऑफ़र देता है और दूसरा पार्टी जो रहता है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता है, और जब दोनों का ये मिल जाता है, माइंड मेकअप हो जाता है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होती है. ठीक है, और ये किसके तहत आता है? लीगल बाइंडिंग होता है, जिसमें क्या क्या आती है? ऑफ़र आती है, एक्सेप्टेंस आती है, कंसिड्रेशन आता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व. मतलब कि एक पार्टी क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है ना, और फिर वो दोनों के बीच में कंसिडर हुआ रहा है कि क्या ये सही है, देन उनके बीच में लीगल रिलेशन बनता है और इस तरीके से पार्टी आपस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट. अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं एग्रीमेंट के. पहले तो वैलिड एग्रीमेंट. A valid agreement may be defined as an agreement that, if enforceable by law, shall be a contract and make the parties to the agreement binding to the condition thereof. ठीक है, ये एग्रीमेंट जो एक लॉ के तहत आएगा. ठीक है,
ये जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो लॉ के अंदर बनेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा। ठीक है, एग्रीमेंट जो भी कंडीशन में दो पार्टीज़ के बीच में बनेगा वो एक लॉ के अंदर आना चाहिए, प्लस वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत सेक्शन 2E में आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, कोई भी प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का समूह है ना, उसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, ईच अदर एक दूसरे से कंसिडर करेंगे और फिर आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उस एग्रीमेंट में आप अपना मुहर लगाओगे कि हाँ ये प्रॉमिस और ये प्रॉमिसेस होंगी, तो ये एग्रीमेंट कहलाती है। ठीक है, दस मोर देन ऑफन अ वैलिड एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है कि वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे है द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट इंक्लूड्स द एग्रीमेंट शैल बी वैलिड कंसिडरेशन। जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो वैलिड होना चाहिए, कंसिडरेशन उसका वैलिड होना चाहिए, मतलब वेग नहीं होना चाहिए, मतलब फेक नहीं होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट आपसी समझौता हो रही है वो वैलिड होना चाहिए। द पार्टी शैल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के तहत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो सही होना चाहिए, उसके बेसिस पे वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के एक्ट के तहत में वैलिड होना चाहिए। ठीक है, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज़ फ्री एंड अनइन्फ्लुएंस्ड। दोनों पार्टीज़ जो भी हैं, एक या एक से अधिक पार्टीज़ जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उस एग्रीमेंट में, वो फ्री होना चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और अनइन्फ्लुएंस्ड हो, किसी से प्रोत्साहित हो करके वो ये डिसीजन या एग्रीमेंट ना ले रहे हों। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज़ लॉफुल। जो भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो कानून के तहत आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2G ऑफ द एक्ट। इट स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो भी एग्रीमेंट लॉ के अंदर नहीं आएगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। In addition to the definition, the provision of the Act declares certain agreement to be void as the object of such agreement are unlawful। ऐसे कोई भी एक्ट वो void कहलाए जाएंगे जो कि unlawful हो, जो कि कानून के तहत ना आते हो, ऐसे सारे एग्रीमेंट void कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ड्रग डीलर, ड्रग डीलिंग होती है, वो सारे अनलॉफुल एक्ट हैं, मतलब कि कानून उसको मान्यता नहीं देती है, इलीगल काम है ये, तो ये वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। ठीक है, इसमें इन सच केस नाइदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई भी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हुआ वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट वो होता है जिसमें फर्स्ट पार्टी जो रहता है वो सेकंड पार्टी को प्रॉमिस करता है। ठीक है, वेगरिंग एग्रीमेंट में ये होता है, जैसे वेगरिंग एग्रीमेंट को दांव लगाने वाला समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दांव लगाया जाता है कि तुम ये करके दिखाओ तो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि ए और बी हैं। ठीक है, ए बोलता है कि अगर एक पॉट रख दिए सामने और उसमें बॉल हिट करना है, मारना है, वो ए बोलता है अगर वो बॉल हिट कर गया उस पॉट पे तो वो बी को 100 रुपीज़ देगा, और अगर हिट नहीं किया तो बी ए को 100 रुपीज़ देगा। तो ये वेगरिंग एग्रीमेंट है ना, और वेगरिंग एग्रीमेंट होने की वजह से ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, मतलब कि ये लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कंटिंजेंट एग्रीमेंट। कंटिंजेंट एग्रीमेंट को आकस्मिक समझौता भी कहते हैं। ठीक है, आकस्मिक मतलब सडन हो गया हो और ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये एग्रीमेंट करना पड़ा, तो सेक्शन 31 के तहत आता है। वेगरिंग एग्रीमेंट के जैसा नहीं होता है, ये वैलिड होता है। वेगरिंग जो था वो वॉइड एग्रीमेंट था, ठीक है, लेकिन ये वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोमिसेस हो रही है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। वहाँ पे भले बोल दिया गया कि हाँ तुम बॉल हिट करो मैं तुम्हें दूंगा, पर वहाँ पे ये लॉ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप घर बनवा रहे हो, है ना, और वहाँ पे आप लगवा रहे हो कुछ पाइप का वाटर का कुछ सिस्टम लगवा रहे हो, और ए आपको प्रॉमिस करता है कि अगर वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो बी को वो 2000 रुपीज़ देगा। ठीक है, अगर वाटर डैमेज हुआ तो, और अगर नहीं होता है तो वो 2000 रुपीज़ नहीं देगा। तो यहाँ पे कंटिंजेंट एग्रीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट को शून्य करणीय समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, शून्य करणीय समझौता मतलब कि यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी में से कोई भी एक पार्टी उसको रद्द कर सकता है किसी कारणों से। दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि वो लीगल रीज़न की वजह से उसको रद्द कर देगा। ऐसा एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट लॉ के तहत आता है एंड शैल बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन पार्टी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन माइनर है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आया लेकिन वो एक टाइम बाद उसको रद्द कर दिया, उससे बाहर जाना चाहा, तो यहाँ पे दूसरा पार्टी जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता माइनर को कि वो इस लॉ के तहत में ही रहे ऐसा टाइप में, क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप माइनर के साथ ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट किए हो। ठीक है, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट विल नॉट बी फोर्स बाय अ कोर्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट, व्यक्त और निहित समझौता। व्यक्त या निहित समझौता, एन एग्रीमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रॉमिस कपल्ड विथ कंसिडरेशन। ये सेक्शन 9 के तहत आता है। ठीक है, इसमें प्रोमिसेस मेड होती हैं। ठीक है, और मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस एंड एम्प्लाइड प्रोमिसेस, इट स्टेट्स दैट एनी प्रॉमिस मेड through words by the party shall be considered as an express promise, and any promise made other than words shall be considered as implied promise. Thus an express agreement shall be an agreement wherein the promise is express, and an implied agreement shall be an agreement wherein the promise is implied. इसके तहत ये कहा गया है कि जो भी प्रॉमिस वर्ड के थ्रू आपको दूसरे पार्टी को कहा जा रहा है वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस, यहाँ पे वर्ड ही आ रहा है एक्सप्रेस। ठीक है, व्यक्त करना, आप बोल करके किसी को प्रॉमिस दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और इम्प्लाइड एग्रीमेंट वो होगा अदर देन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, चाहे वो लिखित हो, है ना, वो सारी चीज़ें जो होंगी एक्सप्रेस के अलावा वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट, मतलब अवैध, है ना, अवैध जो भी लॉ के तहत नहीं आएगा, अनलॉफुल एक्ट होगा, वो सारे क्या होंगे? इलीगल एग्रीमेंट। एनी एग्रीमेंट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ इन फोर्स इन इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एन इलीगल एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के फोर्स के अंदर नहीं आता है वो सारे क्या होंगे? इलीगल एग्रीमेंट। आइदर ऑफ द टू कंडीशंस, दो कंडीशन के तहत आएगा, इलीगल ऑब्जेक्ट रहेगा या तो इलीगल कंसिडरेशन। ठीक है, अवैध वस्तु या अवैध विचार।
shall be rendered the agreement illegal. Even if the content of an agreement compels the parties to perform an illegal act, it shall be an illegal agreement. अगर कोई कंटेंट है वो एग्री हो रहा है पार्टी इलीगल एक्ट में, तो भी वो क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट ही कहलाएगा। जैसे मैंने ड्रग डीलिंग वाला कहा था कि वो भले उन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या है, इलीगल एक्ट है और उसे इलीगल एग्रीमेंट ही घोषित किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा लास्ट। अब ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसमें कोई डाउट होगा तो बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।